अमन एक गरीब परिवार का भोला भाला सच्चा व सरल लड़का था। पढ़ाई में उतनी ज़्यादा उसकी रुचि नहीं थी। मुश्किल से उसने 12वीं पास किया। फिर घर की स्थिति ऐसी थी कि वो मजदूरी करने लगा। पिता तो पूरे समय शराब के नशे में धुत रहता था। माँ बनिहारी का काम करती थी। अमन से देखा नहीं गया। अमन ने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ काम करके घर की मदद कर सकूं। बस वो माँ के साथ मजदूरी करने जाता था। माँ जो पैसे लेकर आती थी, पिता उसे छीन लेता था और उसकी शराब पी लेता था। फिर कहीं जाकर पड़ा रहता था नशे में। अमन बहुत संस्कारी लड़का था और मुसीबत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अमन किसी तरह ठोकर मेहनत की और कठोर मेहनत की और ठेकेदार के अंदर में काम करने लगा। जहाँ कहीं भी सरकारी भवन, बिल्डिंग, मकान, पुलिया वगैरह बनते, उसमें उसे काम मिल जाता। पर हमेशा उसे काम नहीं मिलता था। कभी कहीं तो कभी कहीं भटकना पड़ता था। उन दिनों वो एक बाबू के घर काम कर रहा था। डबल स्टोरी मकान अपने घर के बगल में वो बाबू बनवा रहा था। जाति से कायस्थ था वो और अमन केवट था। काम के बीच में मध्याह्न में जब सब मजदूर अपना टिफिन खाते तो अमन बैठे रहता था, क्योंकि घर में एक दिन का निवाला निकालना भी मुश्किल होता था। उसे पता था अगर वो खाएगा तो उसकी माँ भूखी रह जाएगी, इसलिए वो बस सुबह से कुछ खाकर आता था जो रात को बचा बासा रहता था और टिफिन लेकर नहीं आता। कड़ी धूप में परिश्रम करता और रात में थोड़ा बहुत खाकर सो जाता था। माँ कितना भी कहती तो यही कहता, ठेकेदार भोजन कराता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। श्रीवास्तव बाबू की एक बेटी थी, भारती। श्रीवास्तव जी की पत्नी दोपहर में गुड़ व पानी मजदूरों के लिए भिजवा देती थी, क्योंकि मकान बनने का काम बहुत शुभ माना जाता है और ये रिवाज है कि दोपहर में मजदूरों को गुड़ और पानी दिया जाता है। अमन गुड़ और पानी को खाकर रह लेता था। शक्ल से अमन बहुत काला था, पर चेहरे पर सच्चाई की चमक थी। भारती जब मजदूरों के लिए गुड़ लेकर आती तो अमन के पास टिफिन नहीं रहता था। इस बात को उसे पता चल चुका था, इसलिए एक गुड़ का एक डेला उसे ज़्यादा दे देती थी ताकि उसकी भूख शांत हो। मकान धीरे धीरे बनने लग गया। अमन और भारती की दोस्ती होने लगी थी। हालांकि अमन जानता था कि अपनी हदों को, और भारती उसकी सादगी पर मरने लगी थी। मकान बनने के बाद उसने पानी डालने का काम चलता है। कभी गुड़ तो कभी पानी, कभी चाय लेकर भारती आती थी। कई बार मजदूरों की छुट्टी हो जाती थी। अमन ठेकेदार के साथ काम समेटते रुका रहता। भारती तब अमन के पास आ जाती थी। आज अमन अपने काम में व्यस्त था। भारती जानबूझकर अमन के पास आकर लड़खड़ाई कि अमन ने एकाएक उसे थाम लिया। दोनों कुछ पल को एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। एकाएक अमन ने उसे दूर किया और वापस अपने काम में लग गया। भारती भी अब मकान देखने के बहाने पूरे समय वहीं रहती थी। श्रीवास्तव बाबू और उसकी पत्नी इस बात से बेखबर थे कि बच्चों को नए मकान बनने को लेकर एक अलग ही खुशी होती है। लेंटर ढलाई हो चुकी थी, चवाई भी हो चुकी थी, पुताई का काम था। पुताई का काम में भी अमन को ही रखा गया। काम के बीच कभी इमली नमक तो कभी कैरी लेकर भारती अमन के आसपास डोलती रहती थी। अमन ने अपने साथी मजदूरों के साथ उसने पुताई का काम शुरू कर दिया था। एक दिन अमन कहता है, भारती जी कल पुताई का काम खत्म हो जाएगा। शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। भारती कहती, कैसी मदद की मैंने आपकी? मुझे पता है भारती जी कि आप मुझे एक गुड़ का डेला ज़्यादा देती थी, क्योंकि मैं टिफ़िन लेकर नहीं आता था। इस दया और कृपा के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है अमन। भारती जी कहिए। भारती कहती है, देखो कल तो पुताई का काम पूरा हो जाएगा, फिर तुम यहाँ से चले जाओगे। पता नहीं फिर तुम कब यहाँ आओगे या नहीं भी, कब हमारी मुलाकात हो।
तो मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, यही कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, पर कुछ नहीं। भारती, पगले, प्रेम तो किसी का रंग रूप, उसकी प्रतिष्ठा, रुतबा देखकर नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम होता है, दो दिलों का मिलन होता है। वो हो जाता है बिना सोची समझे। कोई सोच समझकर थोड़ा ही ना प्रेम करते हैं। हाँ, शायद ये एक तरफा होगा, तो शायद तुम मुझसे प्रेम नहीं करते होगे, पर मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बता दी हूँ। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अमन कहता है, विवाह तो दूर की बात है, मेरे घर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि तुम प्रतिष्ठित घराने से हो, तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, एक अच्छे पद में हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिता तो शराब के आदी हैं, नशे में धुत रहते हैं। माँ भी मेहनत मजदूरी करती हैं, और मैं भी करता हूँ। मैं तुमको नहीं रख सकता। मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से नहीं रख सकता। ऐसा नहीं हो सकता भारती, मुझे भूल जाओ। भारती कहती है, अच्छा, इतना तो बता दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। देखो, सच बोलना, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अपने लिए प्रेम। अमन कहता है, हाँ भारती जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, पर दुनिया ऐसी नहीं होती है। यथार्थ की बात कुछ और होती है। प्रेम की बातें करने से कैसे होगा, ये सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में ही अच्छा लगता है। और अब तो आप कॉलेज पढ़ रही हो, अभी आपको बहुत पढ़ाई करनी है। मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। नहीं, इस आधार पर तो मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती। मेरी ज़िंदगी बस यही मेहनत मजदूरी करना है। भारती कहती है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, बस मैं यही सुनना चाहती थी। अब मैं जैसी हूँ उसी हालत में आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर मुझे तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं यहीं छत से कूदकर अपनी जान दे दूँगी, इसी नए मकान से। अमन सोच में पड़ जाता है। देखो भारती, मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं कोई जिम्मेदारी उठा सकूँ, और मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा बहुत बड़ा समाज है, क्या कहेंगे लोग। घर में तो खाने की लाले पड़े हैं, और डांट देने की हिम्मत किसी के में नहीं है। समाज के नातेदार कोई तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेगा कि तुम भी विजाती हो। भारती कहती है, तो ठीक है, मुझे तुम कहीं ले चलो। मैं 1 घंटे के अंदर मुझे जवाब दो। अमन सोच में पड़ जाता है कि क्या करे, और फिर उसने एक निर्णय लिया। भारती से जाकर कहता है, देखो भारती, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। भारती दौड़ कर छत में जाती है, और अमन भी उसके पीछे पीछे जाता है। और जब भारती जैसे ही छलांग लगाने वाली थी कि अमन उसे पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। दोपहर का समय था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर घर जाते हैं तो सब भारती को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर वो कहाँ जाएगी। हो सकता है मुझे ताला बंद करके अंदर कर दे। कुछ सोचकर वो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और वहाँ से टिकट कटाकर लखनऊ के लिए निकल जाता है। एक नए सफ़र की शुरुआत दोनों साथ साथ करते हैं। इधर अमन की माँ परेशान, पर पिता को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। हालांकि घर में कमाने वाला एक कम हो गया था, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो शराबी था। पर भारती के घर में कोहराम मच गया था। श्रीवास्तव बाबू पूरा पता करते हैं तो पता चलता है कि वो उस लड़के अमन के साथ चली गई। भारती के पिता अमन के घर जाते हैं और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, तो वो कहती है रोते हुए, पता ही नहीं साहब, मेरा बेटा तो लौट के आया ही नहीं है।
वो लौट आते हैं घर, जानते थे दोनों बालिग थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। भारती की माँ बोलती है, बेटी तो हाथ से निकल गई, वापस भी आ जाएगी तो क्या मतलब, जात कुजात हो गई अब तो। कैसी बात करती हो तुम तो उसकी माँ हो ना, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? हमारी संतान है, राह भटक गई तो क्या हुआ? भारती की माँ बोलती है, पर गई कहाँ, वो ये भी तो आपको पता नहीं है। इधर लखनऊ में तो कई दिन भूखे काटना पड़ता है, फिर ईंट ईंट भट्टी में अमन काम में लग जाता है, वहीं झुग्गी झोंपड़ी बनाकर वो लोग गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। भारती हर तरीके से कुशलतापूर्वक गृहस्थी चलाने लगती थी। कभी कोई कमी भी हो तो उसका जिक्र भी नहीं करती थी, न कभी कोई शिकायत ही करती थी। छोटे से घरौंदे को प्रेम से सजा कर रखती थी। शाम को अमन का बेसब्री से इंतज़ार करती थी। कई बार अमन से हट्टा भट्टी में खुद के भी काम करने को पूछती तो अमन मना कर देता कि भारती तो मेरी गुलाब, इतने नाजुक हाथ हैं तेरे, ये मेहनत मजदूरी तुझसे नहीं कराऊंगा। गरीबी में भी वो दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे कि अमन को माँ की याद आती है। उसे याद आता है पिता कितना अत्याचारी है, वो तो दारू पीकर माँ को मारता भी था। तब अमन ढाल बन जाता था, धकिया देता था अपने पिता को और वो लुढ़क कर नशे में सो जाते थे। लेकिन अब माँ का क्या होगा? वो राशन की दुकान में फ़ोन लगाकर माँ से बात कराने को कहता है। कुछ देर अमन की माँ फ़ोन पर आती है और अमन की आवाज़ सुनकर भाव विभोर हो जाती है। वो कहती है, तू जहाँ कहीं भी है घर आ जा। अमन उन्हें भारती के बारे में बताना चाहता है, पर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। बस लौट आने के लिए कहती रहती है कि तू नहीं आया तो प्राण त्याज दूंगी। अमन उन्हें हाँ कह देता है। अमन घर आता है और भारती को बताता है। भारती भला माँ बेटे के बीच क्यों आती, उसने शहर जाने के लिए हाँ कह दिया। अमन व भारती अगले दिन ही वापसी टिकट कराते हैं। अमन बहुत ज़्यादा खुश था, भारती भी थी। आखिर उसकी खुशी तो अमन के इर्द गिर्द घूमती थी। अगले दिन वो लोग घर पहुंचते हैं। माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो अमन सामने रहता है। उसे देख माँ बहुत खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? अब कहीं नहीं जाना। पीछे भारती खड़ी रहती है। अमन कहता है, माँ तुम्हारी बहू भी आई है, पहली बार, आरती नहीं करोगी? अमन की माँ भारती को देख गुस्से में अमन से दूर हो जाती है और कहती है, अमन जा, इसे इसके मायके छोड़ा। अमन कहता है, कैसी बातें करती हो, ये कहाँ जाएगी? हमने आज समाज में जाकर शादी की है, एक माह से हम लोग साथ रह रहे हैं, कैसे छोड़ दूँ इसे? अगर इसके लिए यहाँ जगह नहीं तो जा रहा हूँ मैं भी। अमन भारती का हाथ पकड़ बाहर निकालता है कि उसकी माँ जाकर हाथ जोड़ लेती है और कहती है, चलो अंदर, ये घर तुम दोनों का है। कुछ दिनों बाद भारती के पिताजी को पता चलता है तो वो घर आते हैं। उस वक्त घर पर भारती बस रहती है। भारती को खाना परोसते देख वो ठिठक जाते हैं कि जो लड़का मेरे घर मजदूरी किया, मेरे घर का गुड़ पानी खाया, उसी लड़के को मेरा दामाद बना दे। हरगिज़ नहीं। वो अपना कदम पीछे ले देते हैं कि भारती की नज़र पड़ती है। पिता को सामने देख दौड़कर लिपट जाती है। पिता का दिल भी पसीज जाता है। सर पे हाथ रखते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वो जाने लगते हैं। भारती को कहते हैं, बेटा अब ये घर तुमने चुना है, इसलिए मेरे घर के दरवाजे बंद ही मिलेंगे। हाँ, मैं कभी मिलने आ सकता हूँ, पर माँ से उम्मीद मत रखना। और वो चले जाते हैं। भारती कुछ दिन उदास रहती है, फिर अपने ससुराल को ही अपना घर मान आगे बढ़ जाती है। इसी में सबकी भलाई भी थी। अमन भी पहले की तरह काम पर निकल जाता था। बहू के आने से ससुर अब घर के अंदर कम ही आते थे।
अमन की माँ अमन के सामने अच्छा व्यवहार करती थी, पर उसके बाहर जाते ही भारती पर ताना कसती थी। भारती कोई बात अमन को बताकर उसका मन खट्टा नहीं करना चाहती थी, पर अमन कभी कभी कुछ सुन लेता था, फिर भी चुप रहता था। आखिर पत्नी का पक्ष लेगा तो जग हंसाई होगी, फिर माँ तो बड़ी है, आखिर कब तक एक तरफा युद्ध करेगा, यही सोचकर मौन रह जाता था, जिसे अमन की माँ अपनी जीत समझकर खुलेआम उसकी बेइज्जती करती, पूरा घर का काम करवाती और बिना वजह परेशान करती थी, जिसे देख अमन कुढ़ने लगा था, पर कुछ कर नहीं पाता था। अमन की बुआ व चाची का परिवार सहित आते हैं। भारती उनके आवभगत में खूब सारा पकवान व भोजन तैयार करती है, पर उसकी चाची व बुआ ने आते ही कोहराम मचा दिया कि भारती के हाथ का पानी भी नहीं पीना है, तो भोजन तो दूर की बात है। बहुत मान मनोबल हुआ और डांट की धमकी भी दे दी गई। यह सुनकर अमन की माँ भारती को चिल्लाती है, सबकी जड़ यही है, बता कहाँ से आएगा डांट का पैसा, कैसे इतने लोगों को भोजन कराऊंगी, जा अपने घर जा, कहकर भारती को धक्का मारती है। वो दीवार से टकराती है। दुख व पीड़ा में उसकी सांस तेज हो जाती है, आंख से आंसू व रक्तदाब तेज हो गया तो वो बेहोश सी हो गई। माहौल बिगड़ते देख अमन को आखिर बीच में कूदना पड़ा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर अमन की माँ ने भारती को फिर घर से धकेला कर बाहर निकाल दिया। बस उसी वक्त अमन उसका हाथ पकड़ लखनऊ आ गया, जहाँ से उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। सब पहले की तरह ठीक हो गया था। एक माह बाद उसके एक मित्र ने मदद की और अमन को अब एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मासिक तनख्वाह बन गई थी। उनके दिन अच्छे गुजरने लगे थे। हालांकि एक झोंपड़ी में ही रहते थे। सब समय के साथ ठीक हो जाएगा सोच वो वर्तमान में ही खुश रहने लगे थे। इधर एक महामारी ने विश्व में दस्तक दी। धीरे धीरे भारत में भी कोरोना वायरस ने कदम जमाने लिया। एक दिन का लॉकडाउन हुआ, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि एकाएक सब बंद हो जाएगा। हालांकि डर धीरे धीरे व्याप्त होने लगा था। वो दिन जब पता चला कि किस दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्रियाँ, मिलें, छोटे बड़े उद्योग सब बंद हो गए। लोग बेरोजगार हो गए। अमन के साथी अपने प्रदेश व अपने घर को लौटने लगे थे। सबका मन छटपटाने लगा था कि जितनी जल्दी हो घर पहुंच जाए। कोई सुविधा नहीं थी, कोई बस की आस में तो कोई साइकिल से ही, कोई पैसा देकर मालवाहक ट्रक में, तो बहुत से लोग पदयात्रा कर ही निकल गए। सब ने अमन को भी पूछा, पर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन भारती के पास आया। भारती बोली, क्या बोल रहे हैं वे लोग? सब घर को लौट रहे हैं। आज रात एक और आखिरी काफिला निकलेगा, पर सरकार ने तो कहा है कि जो जहाँ है वो वहीं रुके रहे, तो ये लोगों को समझना चाहिए। अरे भारती, तुम समझ नहीं रही हो। लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लाले पड़ गए हैं। फिर यहाँ डेरा वाले जैसे ही तो रहते हैं दिहाड़ी मजदूर। ओहो, पर हम नहीं जा सकते। हाँ भारती, हम नहीं जा सकते। आखिर हम जाएंगे भी कहाँ? हमारे घर के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, अब जाएंगे भी तो कहाँ? इससे अच्छा है यही रहते हैं, चाहे भूखे ही क्यों न मर जाएं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाते हैं। रात को आखिरी काफिला भी पलायन कर गया। रह गए तो अमन और भारती। धीरे धीरे राशन खत्म, पैसा खत्म, पानी पीकर कई रात गुजारे। आखिर एक दिन अमन दिहाड़ियों का जो अड्डा था वहाँ जाकर खड़ा हो गया। कोई राहगीर गुजरे तो मदद मांगे। सन्नाटे के सिवा कोई नहीं दिखा। वो चलने लगा। चलते चलते एक मकान के बाहर रात की सूखी रोटी पड़ी थी कुत्ते के लिए। वो रोटी के लिए लपका कि कुत्ता सामने आ गया। उसका पिचका हुआ पेट पर नज़र पड़ते ही उसने हाथ से वो रोटी नीचे छोड़ दी।
घर लौट आया फिर खाली हाथ। भूख में ना उससे चला जाता ना भारती से उठा जाता था। दोनों बस शांत पड़े रहते कोने में। ना भारती ने हिम्मत हारी थी ना अमन ने। आखिर एक दिन थक हार कर अमन फिर घर से निकला। चलते चलते एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। वहाँ बैठा तो उठा नहीं गया तो वो वहाँ लेट गया और उसकी आंखें मुद गईं कि सहसा झपकी लगी तो उसने स्वप्न देखा कि भूख से भारती के प्राण पखेरु उड़ गए। वो छाती पीटते रह गया कि एकाएक नींद से उठ गया। नहीं नहीं भारती मेरी गुलाब, तुझे यूं मुरझाने नहीं दूंगा। अपने जिस्म का बोटी बोटी भी बेच डालूंगा पर तुझे भूखा नहीं रख सकता। वो हनुमान जी की तरह आंखों में आंसू भरकर देखता है। मन ही मन कहता है 8 दिन से भूखा हूँ, 12 दिन और रह जाऊंगा पर भारती जो तो उसे कैसा भूखा रखूं कहकर रोते हुए वो सिर झुका देता है। हे खेड़ापति, अब आप ही रक्षा करो कहकर वो पलटता है कि उसी चौरे में कोई हनुमान जी को भोग लगाया था। उस पर नजर पड़ते ही वो क्या है, उसे बिना देखे वो क्षमा प्रभु कहकर वो घर की तरफ दौड़ता है। इतनी खुशी में कि मानो आज कोई कई दिनों का भूखा नहीं बल्कि कोई धावक दौड़ रहा था। घर पहुंचकर वो घड़े से पानी निकाल भारती को देता है और वो दोना आगे रखता है। क्या है इसमें, खुद देखो। भारती दोना खोलती है तो चना गुड़ रहता है। वो अमन की ओर देखते हुए कहती, ये चना गुड़ किसने दिया, कहाँ से लाए। अमन कहता है, ये मेरे स्वामी मतलब मेरे मालिक यानी हनुमान जी ने दिया है। अब चलो जल्दी खा लो गुड़ पानी। गुड़ पानी, दोनों खाते हुए हंसने लगते हैं। अमन कहता है, आज गुड़ पानी ने दोबारा जीवन में रोशनी लौटा। अब तो अमन रोज मंदिर जाता और जो हनुमान जी का भोग लगाया हुआ रखा रहता वो अमन हनुमान जी की जयकारे लगा कर ले आता था। ना ये अमन जान पाया ना कोई और जान पाया कि इस प्रसाद के पीछे का क्या राज है। लॉकडाउन में कोई घर से बाहर निकल मंदिर नहीं जाते थे। ना अमन ने भोग लगाने वाले किसी भक्त को कभी देखा। वो तो भोला भाला था, सच्चा था। बस जो मिलता उसी को ईश्वर का प्रसाद समझ ले जा लेता था। लॉकडाउन आगे बढ़ गया पर अमन को अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। सब पहले की तरह हो जाए, दोनों को बस यही इंतज़ार है। दोस्तों, ये थी कहानी और इस कहानी का यही अंत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और इस कहानी को शेयर ज़्यादा करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।